भारत का जो कंपोजिट कल्चर है, देश की जो एक मिली जुली संस्कृति है, उस संस्कृति में भाषा एक अहम रोल प्ले करती है। और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए संविधानकर्ताओं ने यह कहा कि इसके बजाय हम भारतीय संविधान में एक शेड्यूल बनाते और वो शेड्यूल में भारत की प्रमुख भाषाओं को हम समावेश करते और उन भाषाओं को प्रमोट करना केंद्र तथा राज्यों की जिम्मेदारी होगी। इस तरह का एक समझौता के फॉर्मूले के तहत भारतीय संविधान में जो शेड्यूल 8 है, 8 शेड्यूल, उस 8 शेड्यूल में पहले 13 या 14 भाषा थी, अब 22 भाषाओं है। उसमें हिंदी 6 नंबर पे है। इसलिए भाषा का मुद्दा भी संविधान सभा पे एक प्रमुख रूप से उभरा था। दो तरह के लिए उभरा था। एक, केंद्र और राज्य की भाषा क्या होनी चाहिए इस संदर्भ में, फिर ऑफिशियल भाषा कौन सी होनी चाहिए इस संदर्भ में, और तीसरा मामला जब भारत को मिलाकर चाहे वो राजा महाराजा के रियासतें हो, अलग अलग प्रदेश हो, नेटिव इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, इनको मिलाकर जब नया स्टेट बनेगा, फेडरेटिंग यूनिट बनेंगे, तो उसका भी एक क्राइटेरिया भाषा होगा। तो ये तीन मुद्दे को लेकर भाषा की बहस संविधान सभा में हुई है। तमिलनाडु का पेरियार जी के पीरियड से हिंदी भाषा विरोध ये एक आंदोलन बन चुका है तमिलनाडु में, कई सालों तक चला है। जहां तक मेरी जानकारी है 1925 में पेरियार जी जब कांग्रेस से बाहर निकलते हैं और अपना खुद का मूवमेंट चलाना शुरू करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब शुरू करते हैं, तो उसमें एक हिंदी विरोधी आंदोलन भी है। और 1937 में उन्होंने पहला जो कॉन्फ्रेंस लिया था तमिलनाडु में, वो हिंदी भाषा का विरोध करते हुए कॉन्फ्रेंस किया था कि हिंदी की वकालत करने वाले लोग, नेता, बाबू लोग, पढ़े लिखे विचारवंत, उनके बच्चे भी हिंदी नहीं पढ़ते। वो तो कॉन्वेंट स्कूल में, कोई ऊटी में है, कोई महाबलेश्वर में है, कोई वो है ना, रणछोड़ दास का स्कूल बोलते हैं ना उसको, जो 3 इडियट वाला, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो तो अंग्रेजी भाषा के ही पीछे है और पढ़ने के बाद तो विदेश ही जाना चाहते हैं। और जो विदेश में जाए बैठे हैं वो कौन लोग हैं? वो आर्य संस्कृति के ज्यादा समर्थक हैं। महाराष्ट्र में भी देखो, मराठी की वकालत करने वाले नेताओं के सारे बच्चे वो नॉन मराठी स्कूल में होते हैं, कॉन्वेंट में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। और मराठी की वकालत करने वाले राजनेता आम मराठी आदमी को ढोल बजाने में, गणपति के पीछे चक्कर लगाने में वो पिटवाते रहते हैं। ये राजनीति है। इसलिए यहाँ हिंदी की राजनीति को हमें जरूर समझना होगा। और ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में भी इस्तेमाल हुआ है। बीजेपी भविष्य में राज्यसभा को खत्म करने का भी बिल ला सकती है और राज्यसभा नहीं रहेगी तो एक पार्लियामेंट्री लोकसभा होगी और उसी सदन के आधार पर ही अपना टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियन जिसको कहते हैं, वो स्टेट एजेंडा परसू करने की बात कर सकती है। सनातन धर्म विवाद के बाद भाषा का विवाद और फिर चर्चा में है जूनियर स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन। क्या है मामला, पूरा एपिसोड में बताऊंगा और उसके सिग्निफिकेंस क्या है, संविधान सभा में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये तमाम चर्चा इस एपिसोड में होगी। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। भारत विविधताओं का देश है। विभिन्न जातियां, क्षेत्र, खान पान, रहन सहन, कपड़े, तरह तरह के। उसमें से एक महत्वपूर्ण भाषा है और भाषा का सवाल पूरी दुनिया के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा के बगैर उन्नति नहीं होती। और डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है कि भाषा का संबंध रुधिर के संबंध से भी महत्वपूर्ण होता है। रुधिर मतलब ब्लड, रक्त संबंध से भी मजबूत होता है। अगर कोई चाइनीज व्यक्ति हो, हिंदी बोलता हो, तो आप उससे बात करेंगे, करना पसंद करेंगे। कोई इंडियन हो, उसको हिंदी नहीं आती हो, तो आपकी नजदीकी चाइनीज व्यक्ति से ज्यादा होगी। 14 सितंबर, उस दिन हिंदी दिवस, देश के गृह मंत्री ने एक
ट्वीट किया हिंदी दिवस के अवसर पर। और उन्होंने लिखा कि हिंदी जो है विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रों को जोड़ती है, इसकी एकता को बनाती और आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसमें उदयनिधि स्टालिन ने पलटवार किया एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। उन्होंने कहा कि 4-5 भाषाओं बोली जाती हैं और हिंदी एंटी हिंदी मूवमेंट तमिलनाडु में कितना मजबूत रहा है, ये सब आप जानते ही हैं। तो ये तमाम मसले हैं। चलिए डॉक्टर सुरेश माने साहब हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। ज़रा ये भाषा का क्या पॉलिटिक्स है, इसको इस एपिसोड में समझने की कोशिश करते हैं। और चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट भी हैं, तो संविधान सभा में जब बात हो रही थी, उस समय इसमें क्या चर्चा चली थी और संविधान में क्या प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट में अगर चर्चा हुई है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या पोजीशन है? ये सब बातें इस एपिसोड में जानेंगे। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम प्रोफेसर साहब। जी, सर। जैसा आपने शुरू किया है कि केंद्र सरकार आजकल विवादों में ज्यादा रहना पसंद कर रही है, काम के बजाय। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत जल्दबाजी में दिख रही है, हुँ, एक के ऊपर एक नए नए सब्जेक्ट को डील करने जा रही है। और जैसा आपने ठीक कहा कि सनातन धर्म का विवाद खत्म नहीं हुआ, तो देश के गृह मंत्री ने भाषावाद को एक जन्म देकर, नया जन्म देकर फिर एक नया विवाद सामने लाया है। अब ये दोनों, सनातनवाद और भाषावाद का जहाँ तक संबंध है, जी। पहला जो है वो मुद्दा बीजेपी खुद नहीं ला पाई, हुँ, वो उदयनिधि मारण के बयान से पैदा हुआ। अब जिसको बीजेपी, केंद्र सरकार, आरएसएस कैपिटलाइज करना चाहता है, नंबर एक। नंबर दो, जैसे आपने कहा कि 14 सितंबर ये हिंदी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके लिए दिल्ली के कार्यक्रम में ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से देश के गृह मंत्री ने हिंदी भाषा की सराहना करते हुए देश को जोड़ने वाली भाषा, आज़ादी के आंदोलन को एक नया तीव्रता प्रदान करने वाली भाषा, इस तरह की सराहना करते हुए हिंदी भाषा की थोड़ी बहुत ये एक एडवोकेसी करने का काम किया है। प्रोफेसर जी, मैं यहाँ एक बात नमूद करना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा दिवस जब है तो कम से कम जी, उस दिन तो आदमी हिंदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। ये जी, इतना तो हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी भाषा दिवस था और इसलिए हिंदी के गुणगान गाना ये मुझे कोई नई बात नहीं लगती है, क्योंकि वो हिंदी भाषा दिन ही था। लेकिन जी। जैसा आपने कहा कि क्या हिंदी भाषा देश की भाषा बननी चाहिए, हुँ, इस विवाद बहुत पुराना है। संविधान सभा से लेकर वो अभी तक पुराना है। कई रास्ते निकाले गए हैं, उस रास्ते पर देश और राज्य चल रहे हैं, अलग अलग भाषा के लोग चल रहे हैं। जब बेसिकली एक बात हम यहाँ समझे कि जब भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर है, पार्ट 3 है, तो उसमें एक फंडामेंटल आजादी के रूप में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। जी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कोई भाषा नहीं होती, वो कुछ भी हो सकता है। सिंबल हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, एनीथिंग कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, रिटन, ड्रामा, प्रेजेंटेशन, इन एनी फॉर्म। जैसे ट्राइबल या प्रिमिटिव सोसाइटी में भाषा के माध्यम क्या थे, उसको अगर हम थोड़ा बहुत एग्जामिन करने की कोशिश करें तो सिंबल्स है, साइंस है, जी, इंडिकेटर्स है। तो भाषा इस तरह से विकसित होती है, उसका कोई ना कोई फॉर्म होता है और वो फॉर्म में अलग अलग भाषाएं बनी है। अब लोकल डायलेक्टिक और कितने हैं वो तो अनगिनत है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी हिंदी, एक जगह की हिंदी
दूसरे जगह पे नहीं है, बिहार के अलग अलग जिलों में एक जगह की हिंदी दूसरे जगह पे नहीं है, और मराठी जैसी भी भाषा महाराष्ट्र में, आप मराठवाड़ा में चले जाएं तो उसका बोलने का तौर तरीका, लहजा जो होता है वो अलग होता है। पश्चिम महाराष्ट्र में जाए तो उसका अलग होता है। तो एक स्टेट में भी एक भाषा पूरी तरह से समान रूप से लागू नहीं होती। अब जैसा आपने कहा कि भारत देश है महाकाय स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी के देश में एक भाषा होना संभव ही नहीं था। लोग ही एक नहीं है तो भाषा कैसी एक होगी। तो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, एक जिसको हिट्रोजेनियस स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी कहते हैं, वो सोसाइटी है। कल्चर अलग है, नेचुरली भाषाएं अलग होगी, और इसलिए भाषा का मुद्दा भी संविधान सभा में एक प्रमुख रूप से उभरा था। दो तरह के लिए उभरा था, एक केंद्र और राज्य की भाषा क्या होनी चाहिए इस संदर्भ में, फिर ऑफिशियल भाषा कौन सी होनी चाहिए इस संदर्भ में, और तीसरा मामला जब भारत को मिलाकर चाहे वो राजा महाराजा के रियासतें हो, अलग अलग प्रदेश हो, नेटिव इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, इनको मिलाकर जब नया स्टेट बनेगा, फेडरेटिंग यूनिट बनेंगे, तो उसका भी एक क्राइटेरिया भाषा होगा। तो ये तीन मुद्दे को लेकर भाषा की बहस संविधान सभा में हुई है। कई लोगों ने अपनी अपनी तरफ से वकालत तो की है, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने संस्कृत की वकालत की है, ज्यादातर लोगों ने हिंदी की वकालत की थी, ये सही है। क्यों वकालत की थी? क्योंकि आपको पता है कि गैर हिंदी भाषिक स्टेट महाराष्ट्र के ऊपर ही आते हैं, और महाराष्ट्र के नीचे जो स्टेट है वो बिल्कुल हिंदी विरोधी ऐसे कहा जा सकता है, खास करके तमिलनाडु, जहां से अमित शाह जी के बयान के बाद जो तुरंत रिएक्शन जो आया है वो जूनियर स्टालिन का रिएक्शन तमिलनाडु से आया। और तमिलनाडु से आना भी स्वाभाविक रूप से हमें देखना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु का पेरियार जी के पीरियड से हिंदी भाषा विरोध ये एक आंदोलन बन चुका है तमिलनाडु में, कई सालों तक चला है। जहां तक मेरी जानकारी है 1925 में पेरियार जी जब कांग्रेस से बाहर निकलते हैं और अपना खुद का मूवमेंट चलाना शुरू करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जब शुरू करते हैं, तो उसमें एक हिंदी विरोधी आंदोलन भी है। और 1937 में उन्होंने पहला जो कॉन्फ्रेंस लिया था तमिलनाडु में, वो हिंदी भाषा का विरोध करते हुए कॉन्फ्रेंस किया था। बाद में पेरियार जी का तो देहांत 73 का है, तो मुझे लगता है 71 में एक एंटी हिंदी एजुटेशन 1971 में शायद तिरुचिरापल्ली या ट्रिची इस जगह पे वो एक आंदोलन हुआ था। तो तमिलनाडु की एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है, उस लीगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश जूनियर स्टालिन कर रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन करने जा रहे हैं। और इसलिए उनकी जो दोनों रिएक्शन है, चाहे सनातन धर्म को लेकर हो या हिंदी भाषा के प्रयोग को लेकर हो, वो जो तमिलनाडु की जो सामाजिक राजनीतिक विरासत है, आंदोलन की रियासत है, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की रियासत है, पेरियार अन्ना दुराई के राजनीति की जो रियासत है, सामाजिक बदलाव की जो रियासत है, उस रियासत को अपने कंधे पर लेकर जाने की तमन्ना या जाहिर इच्छा या वास्तविकता जूनियर स्टालिन तमिलनाडु में करने जा रहे हैं और या करते नजर आ रहे हैं। इसलिए संविधान सभा में जब इस चर्चा को हुआ था, तो देखो संविधान सभा में बहुत कुछ मुद्दों की चर्चा हुई, जैसे विलेज इकोनॉमी या विलेज, गांधी जी का बहुत आग्रह था, संविधान सभा ने नहीं एक्सेप्ट किया कि विलेज ये सेंट्रल यूनिट बनेगा। उसके लिए तो राजेंद्र प्रसाद जी ने खत लिखा था खुद बाबा साहब को, मतलब पूरे संविधान सभा के अध्यक्ष ने ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष को खत लिखा है कि विलेज को सेंटर ऑफ यूनिट बनाइए, और बाबा साहब ने देखो उसकी किस तरह से धज्जियां उड़ाई है और उसको मना किया। तो कई बातें ऐसे है कि हिंदी की वकालत तो बहुत लोगों ने की, लेकिन संविधान सभा के फंक्शनिंग का एक कैरेक्टर है प्रोफेसर, और वो कैरेक्टर है कि वहां उस जमाने के जो इंटेलिजेंस थे या कैलिबर के जो लोग थे,
वो जी। राजनीति और पार्टी से ऊपर उठकर बात करते थे, वो उनमें वो हैसियत थी। वो डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के भाषण में कहा भी है कि यस अगर यस पार्टी लाइन से हटके लोग बात नहीं यस करते। हाँ। यस। तो वो संविधान इस तरह से नहीं बनता, ये भी उन्होंने उसको हम्म। रिकॉर्ड पे लाया। और संविधान के जो बायोग्राफर है प्रोफेसर ग्रैनविल ऑस्टिन, ये अमेरिका के प्रोफेसर है, 6 साल पहले उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने भी साफ कहा कि संविधान सभा में जो पैदा हुआ है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट विजडम। ये किसी हम्म। एक पार्टी का नहीं है, एक व्यक्ति का नहीं है। तो कलेक्टिव ओपिनियन से हिंदी को देश की भाषा बनाने का भी फैसला रिजेक्ट हुआ। ये हम्म। जो बिंदु है कि कई लोगों ने वकालत करने के बावजूद भी, जैसे ग्राम स्वराज की वकालत की थी, विलेज की वकालत की थी, कई सारे और मुद्दों की वकालत की थी, तो नहीं आ पाए वो संविधान सभा में, पास नहीं हो पाए, संविधान में नहीं आ पाए। उसी तरह ज्यादा से ज्यादा मेंबर हिंदी भाषिक होने के बावजूद भी, उन्होंने हिंदी की वकालत करने के बावजूद भी, भारत का जो कंपोजिट कल्चर है, देश की जो एक मिली जुली संस्कृति है, उस संस्कृति में भाषा एक अहम रोल प्ले करती है। और इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए संविधानकर्ताओं ने यह कहा कि इसके बजाय हम भारतीय संविधान में एक शेड्यूल बनाते, और वो शेड्यूल में भारत की प्रमुख भाषाओं को हम समावेश करते, और उन भाषाओं को प्रमोट करना केंद्र तथा राज्यों की जिम्मेदारी होगी। इस तरह का एक समझौता के फॉर्मूले के तहत भारतीय संविधान में जो शेड्यूल 8 है, 8 शेड्यूल, उस 8 शेड्यूल में पहले 13 या 14 भाषा थी, अब 22 भाषाओं है। उसमें हिंदी 6 नंबर पे है, उसमें हिंदी भी 6 नंबर पे है। तो 22 भाषाएं ये ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में आती है। लेकिन जो हिंदी को लेकर एक जो प्रावधान बहुत लोगों ने सुझाव दिया था कि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने चाहिए, तो जी। उसके कुछ पैमाने भी तय किए हैं। और वो पैमाने जो तय किए हैं, वो आर्टिकल 343 से लेकर 351, ये जो संविधान के जो आर्टिकल है, कलम है, इन कलमों में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी है। उसके लिए एक लैंग्वेज कमीशन बनने की पावर, अथॉरिटी, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कमीशन जिसको कहते हैं, ये जी। संसद को दी है। अगर संसद चाहे तो उसके लिए एक कानून भी ला सकती है। उसका पीरियड जो था 5-10 साल का, पहले पीरियड की सीमाएं थी, मर्यादा थी, वो अब खत्म हो चुकी है। अब मुझे यहाँ अमित शाह के बयान के पीछे जो अगला मुद्दा लगता है जी। कि क्या बीजेपी का एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन, इसके वन बाद वन लैंग्वेज। नेशन वन लैंग्वेज क्या होने जा रहा है, ये चिंता का विषय है। और इस चिंता को ध्यान में रखते हुए जूनियर स्टालिन के रिएक्शन को हमने समझ लेना चाहिए। सर, मैंने थोड़ा सा काम किया हिंदी साहित्य पर भी, और जो मेरा पीएचडी थीसिस है वो एक एडवोकेट के ऊपर है, बैरिस्टर के ऊपर है। कई किताबें प्रकाशित मैंने किया है। काशी प्रसाद जायसवाल, आपने पढ़ा जी होगा उनका, जी डॉक्टर जी अंबेडकर जी ने भी कोट किया जी है वो। जी और वो हिंदी में भी काफी लिखते थे, तो मैंने हिंदी नवजागरण और इस तमाम पढ़ा है। थोड़ा सा इतिहास से जोड़ता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री राइटिंग भारत में जो है अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ, और अंग्रेजों ने एंशिएंट इंडिया को बोला हिंदू इंडिया, और मिडिएवल को बोला मुस्लिम इंडिया, और मॉडर्न को बोला क्रिश्चियन क्रिश्चियन इंडिया नहीं बोला, ब्रिटिश इंडिया बोला। बहुत राष्ट्रवादी थे ब्रिटिश वो, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया। और इसके साथ साथ लैंग्वेज का भी जो है ना कम्युनलाइजेशन हो गया। संस्कृत मतलब हिंदू, पर्शियन, अरबिक, ये सब हो गया आपको मुस्लिम। और भाषा के साथ एक राजनीति भी होती है। 19 सेंचुरी में पूरा हिंदी का आंदोलन चला, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। और राजनीति ये हुई कि ये लैंग्वेज को कम्युनलाइज भी किया पूरा, है ना। एंटी मुस्लिम और तमाम ये सब, अगर नागरिक प्रचारणी सभा की भूमिका को देखेंगे तो क्या ये एक पॉलिटिक्स हो रही है भाषा को इसका कारण ये भी बता रहा हूं कि जितने हिंदी की वकालत करते हैं, चाहे हिंदी के प्रोफेसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सबके बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, और सबके ज्यादातर के बच्चे विदेश में भी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, अमेरिका में पढ़ते हैं।
तो हिंदी आखिर किसके लिए? हिंदी पढ़ के एक लिमिटेड स्कोप है। अब तो आईएएस में भी ऐसा कर दिया है कि यूपीएससी भी नहीं, पहले तो हिंदी मीडियम के बहुत छात्र आते थे, लेकिन अब नया नया सेट गेट क्या किया है मेरे समझ में नहीं आता। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज नहीं पढ़ सकते हैं, अवसर के सारे द्वार हिंदी के बंद, और इसमें हिंदी का महिमा मंडन। सर, हाँ, क्या पॉलिटिक्स? अभी आपने जो कहा, एक तो संविधान सभा का जो परसेप्शन था, दैट वाज जी। अबाउट पॉलिटिक्स। इस बात को क्लियर कट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां कई एक कड़े रूप में जाने माने ऐसे हिंदी समर्थक होने के बावजूद भी they accepted the decision of majority. So that was about their politics. बात क्या हो रही है, जो अभी जो बयान आया वो अमित शाह जी का है। जी। अमित शाह कोई स्कॉलर है क्या, हिस्टोरियन है क्या, सोशियोलॉजिस्ट है क्या, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है क्या, लीगल स्कॉलर है क्या, लेकिन होम मिनिस्टर है। अब पॉलिटिशियंस जब बोलता है तो उसका एक ही पैरामीटर होता है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स। दैट वी हैव टू एक्सेप्ट। और ये पॉलिटिकल राजनेता के जुबान से निकली हुई भाषा है, और वो भी उसका समय 2024। चुनाव। यहां मुझे मोदी और अमित शाह, मोदी का सनातन धर्म के मुद्दे से जुड़ जाना है, नहीं तो मोदी रिएक्ट नहीं करते जल्दी। पुलवामा में कितने भारत के नौजवान मारे गए, अभी तक मणिपुर। रिएक्ट नहीं, अभी तक उन्होंने मणि रिएक्ट नहीं किया। फिर मणिपुर। मणिपुर का मुद्दा आया, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सनातन धर्म के मुद्दे पर इतनी जल्दी रिएक्ट कर पाए, आश्चर्य की बात है। उसी तरह अमित शाह जी ने, मैंने पहले कहा कि हिंदी दिवस पर वो बोले हैं, तो हिंदी दिन के ऊपर तो हिंदी के खिलाफ नहीं बोल सकते, तो मैं मान ही लेता हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या नॉन पॉलिटिशियन हो। अब जब बोले हैं तो उन्होंने मंशा जाहिर की है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल एजेंडा ऑफ आरएसएस बीजेपी। जो आपने लाइन लगाई कि हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये लॉन्ग टाइम पेंडिंग ड्रीम है ना आरएसएस बीजेपी का, ये लॉन्ग आजादी के टाइम पहले ड्रीम से। तो है। हाँ आजादी के वही लॉन्ग, पहले से। हाँ 1925 से लेकर उसके पहले भी ये लॉन्ग टाइम पेंडिंग ड्रीम है। तो क्या वो ड्रीम की तरफ बढ़ रहे हैं? और इसी का अंदाजा अभी इस बयानबाजी से हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या विशुद्ध रूप से राजनीति है, तो उसका जवाब सीधा सीधा यस, विशुद्ध राजनीति, और कोई नहीं, कोई नेशनल गोल नहीं, नेशनल टारगेट नहीं, नेशनल एम्बिशन नहीं। हाँ, रही बात पावर की, तो इनको संविधान के दायरे में रहकर वो कानून ला सकते हैं कि भाई अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी तो है ही उस है। पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, हाँ, उस पे आ रहा तो हूँ, उस पे वो आ रहा कह हूँ। सकते हैं, वो कह सकते हैं भविष्य में। लेकिन भारतीय संविधान के दायरे में रहकर उनको अगर कोई नया कानून बनाने की इच्छा है, तमन्ना है, तो वो बना सकते हैं। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। अब क्या ऐसे एजेंडे को लेकर अब ये क्यों बनाया था संविधान में, ये भी उसको हमने समझना चाहिए। संविधानकर्ताओं की भूमिका उसके पीछे थी कि भाई इंडिया वैसे भी एक मल्टीपल कल्चर का, लैंग्वेजेस का, लोगों का एक स्टॉक है, ह्यूमन स्टॉक है। ये ह्यूमन स्टॉक धीरे धीरे इंटीग्रेट होना चाहिए, तब नेशन बन सकता है। कंट्री रहो आप कई सालों बाद, तो कंट्री बन के रहोगे। इंडिया इज अ स्टिल कंट्री। आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट की भाषा में इसको नेशन कहने वाले लोग आज भी हिचकिचाते हैं, रिजर्वेशन रखते हैं, क्योंकि नेशन नाम की जो चीज होती है वो होमोजीनियस होती है, होमोजीनियस होती हिट्रो है। हाँ, हिट्रोजीनियस नहीं होती है। और वर्तमान का भारत है वो अभी भी कंपोजिट हिट्रोजीनियस है, डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, वुंडेड सिविलाइजेशन का। तो इस तरह के देश को
समूह को आप राष्ट्र तब बना सकते हैं, नेशन तब बना सकते हैं जब उसमें इंटीग्रेशन होगा। और वो इंटीग्रेशन करने की प्रक्रिया, जैसे अपने संविधान में देखो, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एक वर्टिकल लेवल है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं है। जुडिशरी एक वर्टिकल पोजीशन है, और वो वर्टिकल पोजीशन का जस्टिफाई बाबा साहब ने खुद किया कि हमने अमेरिका में मॉडल तो ले लिया है, कई लिए है, लेकिन अमेरिका में 2 स्टेट के 2 संविधान, हमने ये मॉडल नहीं लिया। उन्होंने ये कहा 2 स्टेट के 2 अलग कानून होते हैं, वो हमने नहीं लिया। 2 स्टेट के अलग अलग हाईएस्ट कोर्ट होते हैं, वो हमने नहीं जी लिया। इसकी बजाय ये देश एक बनना चाहिए, इसके लिए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सिमिलरली सिंगल जुडिशियरी, इस तरह के संविधानिक वेपनरी का, हथियारों का, माध्यमों का उपयोग करके एक कंट्री से नेशन तक बनने का जर्नी, इस रास्ते में संविधान को भी देखना चाहिए। और इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज के हिंदी के रूप में उस वक्त के संविधानकर्ताओं ने एक ये बिल्कुल सहमति दी है कि भाई ठीक है कि भविष्य में, आज ही नहीं, भविष्य में जब ये एक्सेप्टेबल फॉर्मूला बनेगा तो हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी देश की भाषा भिन्न है और केंद्र की भाषा हिंदी है, तो दोनों के बीच में इवन करस्पॉन्डेंस कैसा होगा, कौन सी भाषा में होगा, यहां तक संविधानकर्ताओं ने माइन्यूटली ध्यान रखा है, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के दायरे में नहीं आता ये छोटी छोटी चीजें, जी लेकिन बिल्कुल उसका ध्यान रखते हुए एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस को मजबूत कराने के लिए कुछ पावर केंद्र को दिए हैं, उसमें से हिंदी भाषा का एक प्रयोग हो सकता है। सर, बनारस और इलाहाबाद हिंदी मूवमेंट का केंद्र रहा है। नागरिक प्रचारणी सभा में वहां जाकर कई वर्षों तक मैंने काम किया है। हिंदी के नाम पर राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन उसका खास्ता हाल है। मैं लाइब्रेरी में जब जाता था तो डस्ट इतने मोटे-मोटे पड़े होते थे और उस पर मैं टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च जला-जला के मैं ढूँढता था। लाइट नहीं है प्रॉपर। हिंदी के डेवलपमेंट के लिए फंड कोई स्पेशल नहीं है और 10 साल से जो है ना, ये राइट विंगर सरकार है। संस्कृत जो इनकी पूरा मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेज़, उनके विकास में कोई हम मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा जो है कोई चल रहा है प्रोजेक्ट, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा हो, चाहे हिंदी में पढ़ाया जा रहा हो। तो 10 साल में तो ये अंग्रेजी से इनका पीछा छूटा नहीं है। सब बाकी सब कुछ को कह देते हैं कॉलोनियल लीगेसी है। तो इसको क्यों ढो रहे हैं? अच्छा, बीसीसीआई अभी जो है इंडिया की जगह भारत किए हैं, तो बीसीसीआई, जिसमें गृह मंत्री जी के बेटे सचिव हैं, उसको बोर्ड इन्होंने ऑफ क्यों क्रिकेट नहीं बदला कंट्रोल है? ऑफ इंडिया, जी, ये अच्छा अच्छा आपने मुद्दा उठाया, क्योंकि हिंदी के, जैसे मैंने कहा कि स्टेट महाराष्ट्र के ऊपर आते हैं, जी, गुजरात को भी छोड़ दो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से लेकर ऊपर शुरू हो जाता है, लेकिन बाद में वो पंजाब में रुक जाता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में रुक जाता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल की भी अंग्रेजी भाषा है, तो वहाँ हिंदी भी बहुत कम है। अब ये जो मेजर जो 7 पाई स्टेट है, 8 स्टेट है बीच में, वो भारत के पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है और वो हिंदी भाषिक है। लेकिन आपने जैसा बयान किया कि पिछले 73 इयर्स में हिंदी की जो दशा है, वो बिल्कुल कहते हैं ना, एक अबला नारी किसी दरवाजे के ऊपर खड़ी है, उस तरह की हिंदी की दशा है। या अपनी रोजी रोटी की तलाश में कोई निकलता है तो किसी के दरवाजे के ऊपर वो दस्तक देता है, तो उस तरह की अवस्था हिंदी भाषा की है। आपने पहले भी कहा कि हिंदी की वकालत करने वाले लोग, नेता, बाबू लोग, पढ़े लिखे विचारवंत, उनके बच्चे भी हिंदी नहीं पढ़ते। वो तो कॉन्वेंट स्कूल में, कोई ऊटी में है, कोई महाबलेश्वर में है, कोई वो है ना, रणछोड़ दास का स्कूल बोलते हैं ना उसको, जो 3 इडियट वाला, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं। वो तो अंग्रेजी भाषा के ही पीछे है और पढ़ने के बाद तो विदेश ही जाना चाहते हैं।
और जो विदेश में जाए बैठे हैं वो कौन लोग हैं? वो आर्य संस्कृति के ज्यादा समर्थक हैं। सिलिकॉन वैली में कितने शूद्र अति शूद्रों के बच्चे जाकर बैठे हैं अमेरिका में, और जो बैठे हैं वो मेजोरिटी किस क्लास से आते हैं? तो वही सनातन धर्म की जो वकालत करते हैं उन क्लास में से सिलिकॉन वैली में या अन्य जगह में देशों विदेशों में जो जाकर बैठे हैं वो सनातन धर्म के ही ठेकेदार है, लेकिन उनकी भाषा अंग्रेजी है, वो हिंदी नहीं है। वो हिंदी का प्रचार हम करेंगे, जो वो कावड़ चलाने वाले लोग हैं उनके काम आएगा, ताकि आप जिंदगी भर कावड़ धोते रहे अपने कंधों पर। आप जी। शूद्र अति शूद्र, कोई माली है, कोई चमार है, कोई कहार है, कोई ये और कोई हो सकता है शेड्यूल कास्ट वाला, तो आप कावड़ ढोते रहे पक्के। तो कावड़ ढोने के लिए पक्का इंतजाम करना है तो हिंदी को मजबूत करना पड़ेगा भाई। तो इसके लिए हिंदी का हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अपने बाल बच्चों को इससे बचा कर रखेंगे, देश विदेशों में भेजेंगे, उनको सिलिकॉन वैली हो, उनको यूके में हो, उनको यूरोप में हो, ताकि वो आगे बढ़ सके। महाराष्ट्र में भी देखो, मराठी की वकालत करने वाले नेताओं के सारे बच्चे वो नॉन मराठी स्कूल में होते हैं, कॉन्वेंट में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं, और मराठी की वकालत करने वाले राजनेता आम मराठी आदमी को ढोल बजाने में, गणपति के पीछे चक्कर लगाने में वो पिटवाते रहते हैं। ये राजनीति है। इसलिए यहाँ हिंदी की राजनीति को हमें जरूर समझना होगा, और ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के रूप में भी इस्तेमाल हुआ है। ये उत्तर भारत में खास करके होगा, और इसीलिए मैंने कहा कि 2024 को जब हम सामने रखते हैं तो हिंदी का भी मुद्दा बनाकर, हो सकता है काऊ बेल्ट में खतरा लगता होगा, तो सारे जो गड़े मुर्दे हैं उनको अभी उखाड़ कर बाहर निकाला जाए, और उन मुद्दों के आधार पर अपनी नैया पार करने की तैयारी। बीजेपी अब डेवलपमेंट का नाम नहीं लेते हैं प्रोफेसर, विकास की राजनीति को भूल चुकी है, बात नहीं करती है। बीजेपी बात करती है एक तो विश्व गुरु की, नहीं तो फिर सनातन धर्म या ऐसे जो आउटडेटेड जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे को लेकर बीजेपी आ रहे हैं। तो इससे समझ जाओ कि बीजेपी की मंशा फिर एक बार वो पुराने गुजरे हुए जमाने के सो कॉल गौरवशाली इतिहास की ओर जाने की तमन्ना, एक नया सपना बेचने की कोशिश में मोदी और अमित शाह लगे हैं। अब कितना बिक पाएगा समय बताए। चलिए, अब एक रथ यात्रा निकली थी अडवाणी के समय, अभी धर्म यात्रा निकल रही है और धर्म योद्धा बनाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी प्रचंड बहुमत में है, मनमानी से जो करना है संसद के अंदर उन्होंने किया, दबंगई से कह रहा हूँ, कोई विपक्ष नहीं, कुछ नहीं, ज्वाइंट पार्लियामेंट नहीं, जेपीसी नहीं, संसद में बहस नहीं, सब कुछ हुआ और 370 भी हटा दिया। तो इतनी अगर हिम्मत है, प्रचंडता है और शक्ति है, तो पार्लियामेंट में बिल लाकर सीधे जो राष्ट्रभाषा हिंदी को क्यों नहीं बना रही? ये राजनीति खेल रही से लाके बना दे। अगर बना दे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाएगा, राजनीति भी होगी और कोर्ट में भी लड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या रुक लेगा इस पर? पहले दो पार्ट में आपका सवाल है। पहले पार्ट में देखो, बीजेपी के पास ब्रूटल मेजोरिटी है और मेजोरिटी के आधार पर कुछ भी कर सकती है, बहुत कुछ किया भी है, करने का प्लान भी रख रहे, हो सकता है उसके लिए स्पेशल अधिवेशन है, क्या आएगा सामने देख लेंगे। लेकिन दूसरी बात जो है कि बीजेपी भी संभल संभल कर और फूक फूक कर कदम रख रही है। अब देखो, कश्मीर का मुद्दा कौन से समय का उनके दीनदयाल उपाध्याय का एक विधान एक निशान है ना, तो ये उनके आजादी के पहले का नारा। लेकिन कश्मीर को उन्होंने कितना समय दिया, अटल बिहारी के समय पे हाथ नहीं लगाया है ना। उसी तरह से अब बीजेपी की जो दौड़ आगे जो चल रही है, वो एक तरफ चिंता का माहौल है, क्योंकि उनके अलाइज भी उनको संभालना है ना, क्योंकि बीजेपी आज अकेली कितना कर चाहे एक अलग मुद्दा है, और बीजेपी एनडीए मिलाकर या अपोजिशन को छोड़कर
बीजेपी कितना करेगी दूसरा एक विवादास्पद मुद्दा है, और इसलिए बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रखने जा रही है। मुझे यहाँ जो डर लगता है कि इससे अगर छुटकारा पाना है तो बीजेपी भविष्य में राज्यसभा को खत्म करने का भी बिल ला सकती है, और राज्यसभा नहीं रहेगी तो एक पार्लियामेंट्री लोकसभा होगी, और उसी सदन के आधार पर ही अपना टोटलिटेरियन अथॉरिटेरियन जिसको कहते हैं वो स्टेट एजेंडा परसू करने की बात कर सकती है। पता नहीं 24 के पहले या 24 के बाद, लेकिन ये जरूर कर सकती है। रही दूसरा मुद्दा कि अगर ऐसी करती है तो अदालतें क्या रवैया अपनाएगी, खास करके सुप्रीम कोर्ट। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अभी भी बड़ी पावर है, जुडिशियल रिव्यू की बड़ी वेपन है। और सुप्रीम कोर्ट कुछ लोगों का मानना होता है कि सारे जजेस गवर्नमेंट को फेवर करते हैं या गवर्नमेंट के फैसले ले लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज भी कुछ अच्छे जजेस है, they have a conviction with the constitution, not with the ruling party। इस तरह के जजेस भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की पॉलिसी या कानून बनाकर लाता है तो कोई ना कोई चैलेंज करेगा, और कोई ने नहीं किया तो आप करिए, मैं करिए, या फिर जूनियर स्टालिन को ही वो काम सौंप देंगे, भैया आप ही कर लो। तो कोई ना कोई कर सकता है। अगर कोई ऐसा काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जरूर केंद्र सरकार को रोक लगाइए। मुझे पूरा पूरे जो भी मेरे 40-50 की कानून की पढ़ाई है, वकालत है, जो भी है, प्रोफेसरशिप है, इसके आधार पर मैं जो कह रहा हूँ, जो जुडिशरी को मैं बिल्कुल नजदीक से जानता हूँ क्योंकि मेरे कई दोस्त जजेस है, काफी बड़े पदों पे है, ये लीगल फील्ड में वकील है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जुडिशरी ये बर्दाश्त नहीं करेगी इतनी जल्दी, और जुडिशरी रोक लगाएगी। और यही तो डर है बीजेपी का कि कहीं हमारे रास्ते में भविष्य में जुडिशरी रोड़ा तो बन के नहीं आएगी। अब हो सकता है इसके लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर को हटाने का जो मुद्दा और वकालत, उस दिन जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ने की, रंजन गोगोई ने, जो राज्यसभा में एमपी है, वहां से थोड़ी बदबू आती है। वहां से थोड़ा ये पता लगता है कि सरकार को ये लग रहा है कि जुडिशरी के होते हुए हम आगे ज्यादा नहीं बढ़ सकेंगे। मोदी, अमित शाह ये सब लोग जानते हैं, और इसीलिए पहले कोशिश में वो जनमत बनाने के कोशिश में लगते हैं, फिर चुनाव जीतकर मैंडेट हासिल करने के कोशिश में लगते हैं, और फिर सरकार में बैठकर कहीं सुप्रीम कोर्ट तो हमें रोकेगा नहीं, इस बात को ध्यान में रखकर आगे चलने की नीति अपनाते हैं। भविष्य में भी यही करेंगे। शुक्रिया सर। और दोस्तों, सुरेश माने साहब हैं और बहुत सारी जानकारी आज मुझे मिली, मेरा ज्ञान वर्धन हुआ भाषा को लेकर, उसके कानूनी पक्ष और राजनीतिक पक्ष को लेकर। पूरा वीडियो सुनिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बच्चों को भी जरूर ये वीडियो सुनाइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, यहाँ एनालिसिस है, और एनालिसिस, इंफॉर्मेशन और एनालिसिस को मिलाकर जो निकलता है वो नॉलेज बनता है। देखते रहिए अमेरिका नाउ। शुक्रिया। जय हिंद।